हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ CSR। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। दोस्तों, जैसे एक नॉर्मल सिटीज़न की अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको हार्म ना करे, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी तरह से जो कॉर्पोरेट्स होते हैं दोस्तों, ये सोसाइटी के बीच में रह के प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये अपना बिजनेस करते हैं। तो एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करें और अपना जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो उसका कुछ पोर्शन जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए स्पेंड करें। तो यही है दोस्तों। अब अगर आप सोचोगे कि कॉर्पोरेट क्यों अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेंड करें, तो दोस्तों इसका अपन मॉरली एक मोटिव ले सकते हैं कि कॉर्पोरेट जो होती है वो सोसाइटी में रह के काम करती है, ठीक है। अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सोसाइटी के लोगों को सेल करती है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सोसाइटी के लोग उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं और इतना प्रॉफिट अर्न करने में उनका हेल्प करते हैं। उसके बाद जो रिसोर्सेज होते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करती है कॉर्पोरेट्स। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये इन जो सोसाइटी के जो सराउंडिंग जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सोसाइटी के फैक्टर्स होते हैं जो सराउंडिंग कॉर्पोरेट्स के, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट को उसका बिजनेस रन करने के लिए और इतना प्रॉफिट कमाने में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो इस वजह से कॉर्पोरेट का एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करे, ठीक है, उनके सेफ्टी के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, जो जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसके इंप्रूवमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जहाँ रह के, आप जिस जगह पर रह के काम कर रहे हो वहाँ के लोगों का कुछ भला कर दो, ठीक है। इसको अपन ईजी लैंग्वेज में बोले तो अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी दोस्तों कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दी हुई है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। मतलब हर ऑथर की अलग अलग मान्यता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो मुझे एक डेफिनेशन जो अच्छी लगी वो मैं आपके सामने रखी है यहाँ पे, जिसको अपन इजी लैंग्वेज में भी समझेंगे। ये डेफिनेशन है यूरोपियन कमीशन की, जो क्या बोलता है कि CSR इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटिटी फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कोई एंटिटी बिजनेस कर रही है तो नो डाउट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कोई, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जैसे कोई शुगर मिल का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शुगर मिल से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब आप कितना भी आप ध्यान रख लो, कितना भी सेफ्टी मेजर्स इम्प्लाई कर लो उसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोल्यूशन है जिसको आप रोक नहीं सकते, वो सोसाइटी को बेयर करना ही होगा आपकी वजह से, और आप उसके बदले में प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये एक तरीके का इम्पैक्ट कंपनसेशन हो गया कि आपके बिजनेस करने से सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए आप कुछ आपके प्रॉफिट का कुछ जो पार्ट है वो लोगों की भलाई में, लोगों का भला कर लो उससे, और उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उस एरिया के डेवलपमेंट में आप कुछ खर्चा कीजिए। अब इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे दोस्तों, आप सोचोगे खर्चा करने से क्या बेनिफिट होगा। तो कॉर्पोरेट की एक तो क्या है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी सोसाइटी का इतना ध्यान रखती है। उसके बाद कंपनी की गुडविल बढ़ेगी दोस्तों, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। एक 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 ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन बोली है दोस्तों कि अ ब्रांड नॉन फॉर इट्स सोशल वैल्यू। एक ब्रांड जो होता है वो पहचाना जाता है उसकी सोशल वैल्यू की, लोग सोशली उसको कितना पसंद करते हैं। तो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतना करोड़ में पैसा कमा रहे हैं, उसका कुछ पैसा आप लोगों का भला कीजिए, ठीक है, एज अ डोनेशन समझिए या फिर एज अ वेलफेयर अमाउंट समझिए, जो भी समझिए, और आप उससे कुछ लोगों का भला कीजिए, जिससे आपकी सोशल वैल्यू बढ़ेगी, लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसका भी डेवलपमेंट होगा, और आप अच्छे से बिजनेस कीजिए और सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए ताकि आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। दोस्तों, अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वॉलेंट्री नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपको खर्चा करना है तो कीजिए, अमाउंट स्पेंड करना है तो करो, CSR के टूवर्ड्स, वरना मत करो, ऐसा नहीं है। ये कंपलसरी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, और ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है द कंपनीज एक्ट 2013। द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए दोस्तों, सेक्शन 135 द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंदर, इसके अंदर जो रूल्स बने हुए हैं वो इसको मॉनिटरिंग करते हैं, इसकी ऑब्लिगेशन को इम्पोज करते हैं कॉर्पोरेट्स पे। दोस्तों, अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि किन कॉर्पोरेट्स को CSR के अंदर अमाउंट स्पेंड करना है। मतलब सारे कॉर्पोरेट्स तो बहुत से होते हैं, कुछ छोटे कॉर्पोरेट्स होते हैं, कुछ मिड साइज कॉर्पोरेट होते हैं, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं। तो किन कॉर्पोरेट्स को CSR के अंदर अमाउंट स्पेंड करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1 के अंदर। दोस्तों इसके अंदर क्या है, इस सेक्शन ने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि इन क्राइटेरिया को अगर कंपनी क्रॉस करती है तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो CSR के अंदर स्पेंड करना है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब अपन देखते हैं कि वो अमाउंट क्या है। तो एप्लीकेबिलिटी, इस CSR की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो होगी कि एवरी कंपनी इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब जस्ट पिछला साल, मतलब अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 है, ठीक है, 2020 और 21, तो अगर आपको देखना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर मुझ पे CSR की ऑब्लिगेशन आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपको जो क्राइटेरिया दे रखे हैं कंपनी सेक्ट में वो कब के देखने हैं, जस्ट उसके पिछले साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो 19-20 के अंदर आप इस क्राइटेरिया से क्रॉस हो रहे हैं तो आपको CSR ऑब्लिगेशन आप पे इम्पोज हो जाएगी। अब क्राइटेरिया क्या है, एवरी कंपनी इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे
ज़्यादा है दोस्तों। अब ये बात ध्यान रखना आप हमेशा कि ये तीनों कंडीशन और में है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली और को हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर एक भी हो गई तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड करना होगा। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि अगर एक बार आपके ऊपर CSR सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो गया, तो उस एप्लीकेबिलिटी से बाहर आने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप रेगुलर कॉन्जिक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर तक आप इन क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक इन तीनों क्राइटेरिया के नीचे है, तो फिर आपके ऊपर इन प्रोविज़न की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको इन प्रोविज़न को आपको फॉलो करना है, आपको कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट करनी है और आपको अमाउंट भी स्पेंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन ने पढ़ लिया कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको ध्यान में रख के हमें ये पता चलेगा कि किस कंपनी को CSR के अंदर अमाउंट स्पेंड करना है और कौन सी कंपनी है जिन पे ये ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये क्राइटेरिया आपके सामने 3 है: टर्नओवर, नेटवर्थ एंड नेट प्रॉफिट। टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ ज़्यादा, नेटवर्थ होना चाहिए 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, और नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि अगर कोई कंपनी इन तीनों में से किसी भी लिमिट को क्रॉस कर देती है तो उसके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन आएगी। तो ऑब्लिगेशन मैंने दोस्तों यहाँ पे दी हुई है, देखेंगे आप कि व्हाट इफ एनी कंपनी फॉल अंडर द अबव लिमिट्स। अगर इन लिमिट को क्रॉस करती है तो उस पर क्या ऑब्लिगेशन आएगी। सबसे पहले तो उसको CSR कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, उसका गठन करना होगा कंपनी के अंदर। ठीक है, और प्लस उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो प्रॉफिट का एक शेयर, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक शेयर है, वो उसको स्पेंड करना होगा टुवर्ड्स CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उसको एक उसके प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसको स्पेंड करना होगा। तो ये 2 ऑब्लिगेशन है। अब कमेटी को भी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और जो अमाउंट कितना स्पेंड करना है उसको भी मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अभी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि कमेटी क्या होती है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है कमेटी, और जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कमेटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कमेटी क्या होता है। दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए कुछ डायरेक्टर्स, जैसे कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि 3 डायरेक्टर्स की एक कमेटी बना देंगे कि आपको इस एरिया से रिलेटेड काम को पूरा हैंडल करना है और इस एरिया को आपको कंप्लीटली मॉनिटर करना है, और जो सारे डायरेक्टर्स हैं उनको रिकमेंडेशन देनी है कि हमें उस एरिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो कमिटीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक किसी वर्क को लेकर बनती हैं। जैसे कंपनी में बहुत सारी कमेटी बनती है, ऑडिट कमेटी बनती है, उसके बाद रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनती है। तो इस तरह की अलग अलग कमेटीज़ बनती है। तो उसी तरीके से अगर कंपनी उन 3 क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती है तो उसको CSR रिलेटेड भी एक कमेटी बनानी है, जो CSR रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दे और रिकमेंडेशन दे। अभी इस कमेटी की डिटेल पढ़ते हैं अपन कि कमेटी, सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो कमेटी में 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर होना चाहिए। कमेटी शैल कंसिस्ट 3 और मोर डायरेक्टर। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शेल भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 3 जो आप डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, इसमें से एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। आप जितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो कमेटी के अंदर, उसमें से एक डायरेक्टर एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 3 और मोर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी दोस्तों, जिन कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक रिक्वायरमेंट दी हुई है स्पेसिफिक कंपनी जेड के अंदर कि किन कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अभी दोस्तों, उस टॉपिक के अंदर अपन नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी अपन खाली इतना पढ़ते हैं कि अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है तो फिर कमेटी बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, जिसके अंदर दो या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर होंगे। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है तो 2 डायरेक्टर, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपको तो 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट क्या है कि कोई प्राइवेट कंपनी है। अब दोस्तों, प्राइवेट कंपनी को मिनिमम कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए? 2। ठीक है, तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसकी कमेटी में 2 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट में कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए, पर प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट द CSR कमेटी विद 2 सच डायरेक्टर। ठीक है, ये क्लियर है। अभी क्या आ गया कि जो फॉरेन कंपनी का क्या मतलब होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड तो इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो हैं जो बाहर रजिस्टर्ड हुई है पर जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे है, तो उनको भी CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए उनको भी कुछ करना पड़ेगा। तो CSR कमेटी ऑफ फॉरेन कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए उसकी कमेटी के अंदर, आउट ऑफ विच 1 पर्सन शैल बी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो फॉरेन कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होते हैं तो एक ऐसा पर्सन होता है जो उस कंपनी के बिहाफ पे सारे कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया का हो। ठीक है, और एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो उस कंपनी ने नॉमिनेट किया हो बोर्ड पे। पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय सच फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी को लेके ये 2 कंप्लाइंसेस मेजर है कमेटी के रिलेटेड। अभी दोस्तों, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि CSR कमेटी कैसी होनी चाहिए, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं कि CSR कमेटी बनाई क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों, CSR कमेटी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं कि वो फॉर्मुलेट करती है और रिकमेंड करती है CSR पॉलिसी बोर्ड को। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कमेटी बनाई है वो इसलिए बनाई है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च करो और उस रिलेटेड आप पॉलिसीज़ बनाओ कि हमको CSR के अंदर कितना अमाउंट स्पेंड करना है, उसके बाद अपन को क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसके अंदर हम CSR का
अमाउंट स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट उसकी ड्यूटी होती है फॉर्मुलेट करना एंड रिकमेंड करना टू द बोर्ड CSR पॉलिसी, ये क्लियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। जो कमिटी होगी वो पूरी कैलकुलेशन बैठाएगी और वो बोर्ड को बताएगी कि इस फिनेंशियल ईयर के अंदर हम ये अमाउंट रिकमेंड करते हैं कि हम इतना अमाउंट CSR के अंदर CSR के अंदर हम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोर्ड उस पर डिस्कशन लेगा और बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद क्या होता है मॉनिटरिंग ऑफ CSR पॉलिसी। टाइम टू टाइम उस CSR पॉलिसी की मॉनिटरिंग होती है कि हमें कुछ इसमें ऐड करना है या कुछ हटाना है, या कुछ ऐसे एरियाज़ है जिनको हमको CSR के अंदर उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपन ऐड करते हैं CSR पॉलिसी के अंदर। तो इस तरह के टाइम टू टाइम लॉ के अंदर कुछ चेंजेस आ गए तो लॉ के चेंजेस के अकॉर्डिंग पॉलिसी को चेंज करना, तो ये सब काम CSR कमेटी का होता है। वो CSR कमेटी सारे चेंजेस को बोर्ड को रिकमेंड करेगी और बोर्ड उसको देखते हुए उसको अप्रूव करेगा। तो इस तरीके की ये CSR कमेटी की ड्यूटीज़ होती है जिसकी वजह से CSR कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने CSR रिलेटेड पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे अपन ने दो चीज़ें देखी थी कि क्राइटेरिया में अगर फॉलो होती है कंपनी तो दो चीज़ें करनी है, CSR कमेटी और एक अमाउंट स्पेंड करना है। CSR कमेटी क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया, अपन को देखना है कि कितना अमाउंट स्पेंड करना है कंपनी को। तो दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी स्पेंट अंडर CSR, कि अमाउंट कितना स्पेंड करना है। तो दोस्तों 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लिखा हुआ है 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि एक ABC लिमिटेड है जिसकी नेटवर्थ है 450 करोड़, टर्नओवर है 1800 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट जो है वो उसका है 200 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ठीक है। अभी अपन को ये देखना है कि उसकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। तो अपन दोस्तों जो लॉ मैंने आपको जो प्रोविजन बताया उस हिसाब से चेक करेंगे और आपको इसका आंसर देंगे इजीली, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट टू बी स्पेंड इन फाइनेंशियल ईयर 2020। अब अमाउंट निकालने से पहले अपन ये देखते हैं कि उस पर एप्लीकेबल हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या थे कि टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। अब अपन देखते हैं टर्नओवर कितना हो रहा है, ठीक है। टर्नओवर है इसका 1800 करोड़ रुपये इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, मतलब 2019-20 जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसके डेटा हैं सारे। तो टर्नओवर तो चलो 1000 करोड़ से ऊपर हो गया, एक कंडीशन ट्रिगर हो गई, एप्लीकेबल तो एक कंडीशन ट्रिगर होने पे ही हो गया, पर अपन दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी दूसरा क्या है नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। देखिए नेटवर्थ 450 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ कम है, फिर भी टर्नओवर की लिमिट तो अपनी ट्रिगर हो गई है। उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 5 करोड़ और ज़्यादा। नेट प्रॉफिट कितना है 200 करोड़ है, मतलब दो कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई। अगर एक भी होती तो अपन पे एप्लीकेबल था CSR, पर अपन ने फिर भी पूरी कंडीशन चेक कर ली है, तो दो कंडीशन इस पर फुलफिल हो गई है। अभी इसमें क्या दे रखा है कि अमाउंट कितना स्पेंड करना है, तो 2% ऑफ, अगर ये एप्लीकेबल हो गया है CSR तो फिर अपन निकालेंगे कि अमाउंट कितना स्पेंड करना है, ठीक है। अपन ने पहले चेक कर लिया CSR एप्लीकेबल हो गया, अपन अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको अमाउंट स्पेंड करना है वो निकालना है, तो उसके पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अपन को कंसीडर करना है, ठीक है। और उन तीनों प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी नेट प्रॉफिट है, उनका एवरेज, उस एवरेज का 2% जो है अपन को स्पेंड करना है, ठीक है। तो 2% ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब इसका एवरेज निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन को 20-21 में स्पेंड करना है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कौन से हो गए 19-20, 18-19 और 17-18। 19-20 का प्रॉफिट है 200 करोड़, 18-19 का 250 करोड़, 17-18 का 150 करोड़, ठीक है। तो 200 प्लस 250 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसका एवरेज आ गया 200 करोड़। 200 करोड़ का 2% 4 करोड़। तो 2020-21 में कंपनी को 4 करोड़ रुपया स्पेंड करना है, एटलीस्ट 4 करोड़ रुपया स्पेंड करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकती है पर इतना तो करना ही है एटलीस्ट, ठीक है। तो 4 करोड़ उसको स्पेंड करना है। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके CSR पॉलिसी बनी हुई है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ उन्होंने बोर्ड ने जो भी अप्रूव किया है उसके अंदर वो 4 करोड़ रुपये स्पेंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन ने पढ़ लिया है कि जो भी क्राइटेरिया है उसको क्रॉस करने के बाद कंपनी को क्या करना होता है, कमेटी बनानी होती है और अमाउंट स्पेंड करना होता है। कमेटी की डिटेल्स भी अपन ने पढ़ ली और अमाउंट कितना बनाना होता है उसको भी अपन ने, अमाउंट कितना स्पेंड करना होता है वो भी अपन ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर उन प्रोविज़न को आपने कंप्लाई नहीं किया, मतलब आपने अमाउंट स्पेंड नहीं किया, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टी, आपको पेनल्टी तो बाद में आएगी, पहले आपको ये देखना है कि अमाउंट नहीं स्पेंड करने पे आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो व्हाट टू डू इफ द अमाउंट इज नॉट स्पेंड ड्यूरिंग द रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 20-21 में मतलब पिछले एग्जांपल के अंदर अपन ने देखा कि 4 करोड़ स्पेंड करना है, ठीक है। अब 4 करोड़ अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में स्पेंड नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो केस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट केस में अमाउंट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब आपने एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड अमाउंट स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, 20-21 के अंदर, लेकिन आप फाइनेंशियल ईयर आप फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते उस कंप्लीट अमाउंट को स्पेंड नहीं कर सके, मतलब आपने 3 लाख स्पेंड कर दिया लेकिन 1 करोड़ स्पेंड करना बाकी है उस प्रोजेक्ट को लेके। तो आपको क्या करना है कि उस अमाउंट को अनस्पेंड एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना है उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, ठीक है। एक शेड्यूल बैंक के अंदर आपको एक अकाउंट ओपन करना है, उसका नाम होगा अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर
विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मतलब 31 मार्च 2021 तक आपका अमाउंट स्पेंड हो जाना था जो आपने नहीं किया, ठीक है। तो आपने अकाउंट ओपन किया, उसके अंदर विदिन 30 डेज मतलब 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2001 तक आपको वो 1 करोड़ रुपया जो है वो उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफ़र करने के बाद आपको 3 साल मिलेंगे। 3 साल के अंदर आपको वो जो भी 1 करोड़ रुपया है वो आपको 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्पेंड कर देना है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो नहीं था, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया था, वो अमाउंट आपने स्पेंड ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, वो अमाउंट ट्रांसफर करना है फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। दोस्तों कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर कुछ फंड स्पेसिफाई किए हुए हैं, उस फंड के अंदर आपको वो अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। उसकी टाइम लिमिट क्या दी हुई है, जो फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो अमाउंट था, इट मीन्स 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। तो उस वो जैसे 31 मार्च 2021 निकलता है, उसके 6 महीने के अंदर आपको ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, जो फंड स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7 के अंदर, उसके अंदर। अब दोस्तों बात आती है कि आपने स्पेंड भी नहीं किया, उसके बाद कंपनी से आपने बोला है कि स्पेंड नहीं किया तो इन फंड के अंदर ट्रांसफर कर दो, और आपने फंड के अंदर ट्रांसफर भी नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या पेनल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों कंपनी को पेनल्टी पे करनी होगी ट्वाइस ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर, जितना अमाउंट उसमें ट्रांसफर करना था उसका दुगुना, और 1 करोड़ बीच एवर इज लोअर। अपने केस में कितना था कि 3 करोड़ तो स्पेंड कर दिया, 1 करोड़ बाकी है, वो 1 करोड़ ट्रांसफर करना था, ठीक है। तो वो 1 करोड़ नहीं किया, तो 1 करोड़ का दोगुना कितना हो गया, 2 करोड़। 2 करोड़ और 1 करोड़ बीच एवर इज लोअर, मतलब 1 करोड़ रुपया आपको पेनल्टी पे करना होगा, ठीक है। बीच एवर इज लोअर मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अगर आपने CSR के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो। दोस्तों अपन ने एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़े, ठीक है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि CSR क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि CSR किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कि उस एप्लीकेबिलिटी की ट्रिगर होने पे आपको क्या क्या ऑब्लिगेशन होगी, तो कमेटी बनानी होगी और अमाउंट स्पेंड करना होगा। फिर कमेटी की डिटेल्स भी अपन ने पढ़ ली और अमाउंट कितना स्पेंड करना है वो भी अपन ने पढ़ लिया। अगर अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो क्या करना है वो अपन ने पढ़ लिया, और जो करना था वो नहीं किया तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपन दोस्तों कुछ मिसलेनियस कुछ पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका CSR कंप्लीट कवर हो जाए, एक भी पॉइंट छूटे ना, ठीक है। मतलब एग्जाम के अंदर इससे बाहर शायद ही कुछ आने वाला है, जो भी आएगा इसके सराउंडिंग ही आएगा। अभी मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एक्सेस अमाउंट स्पेंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन सक्सीडिंग ईयर। इसका मतलब ये है कि आपको अमाउंट जितना स्पेंड करना था उससे ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया, तो जो आने वाले सालों में जो आपकी CSR ऑब्लिगेशन जो आ रही है उसके अंदर आप उस अमाउंट को सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर अगर आपका अगले साल आपका 10 करोड़ का ऑब्लिगेशन आ गया, तो 1 करोड़ जो आपने पिछले साल ज़्यादा स्पेंड कर दिया था उसको आप अगले साल जो 10 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उसके अंदर आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपको 9 करोड़ रुपया स्पेंड करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दोस्तों CSR रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है दोस्तों जिसको आप CSR के अंदर स्पेंड करने वाले हो, ये एट लास्ट शेयर होल्डर का है, ठीक है। शेयर होल्डर का जो अमाउंट है वो आप CSR के अंदर स्पेंड कर रहे हो, तो उनको भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई हमारे प्रॉफिट का जो पार्ट तुम CSR में स्पेंड कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो, कितना कर रहे हो, तो उसको उनको भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए शेयर होल्डर्स को। तो उसके लिए CSR रिपोर्टिंग रिलेटेड कुछ प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 135 है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो भी एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR होगी कि आपने CSR किन किन एक्टिविटीज़ में स्पेंड किया, आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना अमाउंट स्पेंड करना बाकी है, इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो डायरेक्टर्स को उनकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उनको देनी होगी, ठीक है। जो बोर्ड रिपोर्ट शेयर होल्डर को बाद में सर्कुलेट की जाएगी। उसके बाद CSR पॉलिसी, जो भी CSR पॉलिसी है कंपनी की, वो कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करना है, पब्लिश करना है कंपनी को। अगर वेबसाइट कंपनी की है तो उसको वेबसाइट पे पब्लिश करना है। थर्ड पॉइंट रिपोर्टिंग में क्या आता है कि जो CSR की जो कमेटी बनी है उसकी डिटेल कंपनी को वेबसाइट पे अपलोड करनी है कि हमारी कमेटी के अंदर इतने डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल है वो वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर किसी जैसे 2021 के अंदर अमाउंट स्पेंड नहीं किया, तो जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी उसके अंदर उसको रीज़न देना पड़ेगा कि किस वजह से हमने उस अमाउंट को स्पेंड नहीं किया, ठीक है। ये 4 स्पेसिफिक पॉइंट हो गए जो CSR रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है दोस्तों कि जो भी आप CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करोगे वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप इंडिया की कंट्री मतलब इंडिया के अंदर रह के आप काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो खा यहाँ कर रहे हो और भला बाहर का कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो तो CSR भी इंडिया के अंदर करो आप, ठीक है। तो इंडिया से बाहर अगर कुछ CSR की एक्टिविटी आपने कर दी, खर्चा कर दिया, तो उसको CSR की ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं गिना जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, CSR फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एंड देयर फैमिलीज। मतलब आप आपके एम्प्लॉइज का देख रहे हो खाली, ठीक है, और उनकी फैमिली का देख रहे हो। उनकी एम्प्लॉइज को आपने स्पेंड कर दिए, एम्प्लॉइज के पीछे बहुत सा अमाउंट स्पेंड कर दिए, उनकी फैमिली को लेकर अमाउंट स्पेंड कर दिया, तो वो चीज़ CSR के अंदर कंसिडर नहीं होगी। हाँ, एट लार्ज पूरी पब्लिक को लेकर आपने बनाया, पूरी सोसाइटी को लेकर आपने कुछ पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर एम्प्लॉइज इंक्लूड हो रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी है जो खाली एम्प्लॉइज को कंसिडर किया गया, उसके अंदर उनकी फैमिली को कंसिडर किया गया, तो ये CSR पार्शियलिटी हो जाएगी उसके अंदर और इसको CSR नहीं माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उसको CSR नहीं माना जाएगा। और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो दोस्तों आप समझदारी हैं, आप समझ गए होंगे कि इस प्रोविजन को क्यों डाला गया, मतलब इसके अंदर तो कितना भी कंट्रीब्यूशन करो कम ही है। इसलिए अगर आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली
पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया तो इसको भी सीएसआर नहीं माना जाएगा। 6 पॉइंट क्या है कि दोस्तों शेड्यूल 7 के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं सीएसआर के लिए कि आप ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर आप अमाउंट स्पेंड करना है आपको। तो जो आप एक्टिविटी में अमाउंट स्पेंड कर रहे हो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और इन लाइन होनी चाहिए शेड्यूल 7 की जो एक्टिविटी दे रखी है उनसे। मतलब बिल्कुल डिफरेंटली जाके और अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो उसको भी सीएसआर नहीं माना जाएगा। मतलब उसके इर्द गिर्द आपको उसके सराउंडिंग चलना है। जो शेड्यूल 7 के अंदर जो एक्टिविटी दे रखी है उसके सराउंडिंग चल के ही आपको सीएसआर की ऑब्लिगेशन को पूरा करना है। 7 पॉइंट क्या है दोस्तों कि सपोज़ आपको 4 करोड़ स्पेंड करना था, ठीक है, और आपने नहीं किया, तो जो अनस्पेंड अमाउंट है वो कभी भी आपका प्रॉफिट में पार्ट वापस से नहीं बनेगा। एक बार आपने उसको सीएसआर के लिए निकाल दिया तो बस वो सीएसआर के लिए ही है, उसको फिर फंड में ट्रांसफर करना है जैसा आपने पहले पढ़ा, उसको वापस से आप प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो दोस्तों यही सीएसआर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो अपन इस वीडियो में पढ़े और आई होप आपको सीएसआर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए और उसको आपको प्रैक्टिकली तरीके से समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा अच्छे से कंपनी सेट के सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। और इस वीडियो के अंदर कुछ छूट गया हो, कुछ मिसिंग हो तो आप जिन जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने क्या चीज़ मिस की है और क्या चीज़ अगर मैंने इन केस कुछ पॉइंट छूट गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द